ओके, फॉर स्ट्रेस लाइफ मेथड मैंने कहा था मैं आखिर में इसकी इक्वेशन डिराइव करूंगा और उसको विल हैव टू टेक इट फॉरवर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशंस हम जिनकी बात कर रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस स्टेट के लिए, कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस. ये कौन सी स्ट्रेस होती है? ये वो साइक्लिक स्ट्रेस होती है जिसका सिग्मा एवरेज जीरो होता है. ये माइक किसी स्टूडेंट ऑन है या ऑफ कर दी तो आ रही. ओके, सो हेलो, बेहतर है. तो so the point is ke this fatigue strength, the relationships that I'm deriving for you, these are meant for a stress state where sigma average is zero. इसको कहते हैं completely reversed stress. अगर आपकी स्ट्रेस कंप्लीटली रिवर्स नहीं होगी तो आप डायरेक्टली ये वाले फार्मूलाज यूज नहीं कर सकते. ठीक है, इसमें जो इसका एम्पलीट्यूड होता है दैट इज नोन एज सिग्मा ए. ठीक है, सिग्मा अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस. तो इसमें हमने तीन रिलेशनशिप्स देखे थे. एक तो ये कि फटीग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ए एन रेज टू द पावर बी. ये रिलेशनशिप है स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ साइकिल्स का. जो मैं बात कर रहा था ना कि अगर आपको नंबर ऑफ साइकिल्स गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेस कितनी है, सो दिस सिग्मा एफ, दिस इज एक्चुअली गिविंग मी द वैल्यू ऑफ सिग्मा ए अलाउड. ठीक है, ये वाली सिग्मा ए की वैल्यू दे रहा है जो मैक्सिमम अलाउड वैल्यू है. और इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि जो है वो सिग्मा ए की वैल्यू मैं आपको दे दूं और आपसे पूछा जाए कितने नंबर ऑफ साइकिल्स तक पार्ट चलेगा, तो आप इसी को इन्वर्ट करेंगे और एस एफ की जगह सिग्मा ए यूज कर लेंगे. ठीक है, तो सिग्मा ए ओवर ए होल रेज टू द पावर 1 ओवर बी, ये आपकी इक्वेशन होगी जो कि ये लिखी हुई है आपके सामने. सो दीज आर टू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स. अब इसके अंदर ए और बी कैसे फाइंड होते हैं? ए और बी जो आपको नजर आ रहे हैं, सो ए इज एफ एस यू टी स्क्वायर ओवर एस ई एंड बी -1/3 log एफ एस यू टी ओवर एस ई. ठीक है, सो एस यू टी इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ. आपको ये पता है क्या होती है. एस ई यू कैन फाइंड इट फ्रॉम अपेंडिसेस और यू कैन सिंपली यूज द इक्वेशन जो हमने कही थी कि एस ई इज इक्वल टू हाफ एस यू टी when SUT is greater than smaller than is smaller than equal to 1400 megapascals, or it is equal to 700 megapascals when SUT is greater than 1400 megapascals. ये आपको जो है रिलेशनशिप दिखाया था कल मैंने, which was here. ठीक है, ये वाला ये याद रखें कि S प्राइम ही है. सो सो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, एफ की वैल्यू, ये सारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती हैं. एफ की वैल्यू आप इस ग्राफ में से निकाल सकते हैं. ठीक है, ये जो ग्राफ आपको गिवन है, इस ग्राफ में भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के अगेंस्ट आप एफ की वैल्यूज निकाल सकते हैं. सो अल्टीमेटली जो मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को फाइंड करना एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है. अल्टीमेट स्ट्रेंथ जल्दी फाइंड हो जाती है. और हमने जो सारी ये
रिलेशनशिप सारे फाइंड किए हैं फटीग लाइफ को कैरेक्टराइज करने के लिए. दीज आर ऑल नाउ डिपेंडिंग ऑन अल्टीमेट स्ट्रेंथ. ठीक है, इन स्ट्रेस लाइफ मेथड. सो दिस इज अ वेरी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स. ये चार हैं. एस एफ इज इक्वल टू रेज टू द पावर बी, एन इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर ए होल रेज टू द पावर 1 और बी, और आगे फिर ए और बी के आपस के ये ए और बी के रिलेशनशिप्स हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल करूं, सो गिवन अ 1050 HR स्टील. ये मेरे पास एक स्टील है, हॉट रोल्ड स्टील. इसमें एस्टिमेट द रोटेटिंग बीम इंड्योरेंस लिमिट एट 10 रेज टू द पावर 6 साइकिल्स. सो 10 रेज पावर 6 साइकिल्स पे आपकी इंड्योरेंस लिमिट है, और चूंकि रोटेटिंग बीम इंड्योरेंस लिमिट है, सो आई विल कॉल इट एज एस प्राइम ई. ठीक है, एस प्राइम S prime E. So first thing I have to find is S prime E. Then in B part the endurance strength, यानी आप SF की बात कर रहे हैं, of a polished rotating beam specimen. So इसको भी मैं S prime F कह सकता हूँ, rotating beam specimen, corresponding to 10 raised to the power 4 cycles. ये S प्राइम F फाइंड करनी है जबकि N की वैल्यू 10 रेज टू द पावर 4 साइकिल्स दी हुई है. ये पार्ट 2 है इसका. ठीक है, यानी आपने ये बताना है कि ये वाला मटेरियल जब इसको मैंने 10 रेज पावर 4 साइकिल्स तक रन करना हो तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी मैक्सिमम मैं कितनी अल्टरनेटिंग स्ट्रेस इसके ऊपर डाल सकता हूँ. सी पार्ट क्या है जी? सी पार्ट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पॉलिश्ड रोटेटिंग बीम स्पेसिमेन under a completely reversed stress of 55 किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच. तो यहाँ पे अब आपको सिग्मा ए की वैल्यू दे दी है 55 kpsi, एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी लाइफ. तो सबसे पहले एस प्राइम ई फाइंड करना है, और आपको पता है एस प्राइम ई इज 0.5 SUT व्हेन SUT इज लेस देन इक्वल टू 200 kpsi या 1400 मेगापास्कल. ये चूंकि क्वेश्चन kpsi में है तो हम इसमें kpsi यूज करेंगे. अदरवाइज 100 kpsi इफ SUT इज ग्रेटर देन 200 kpsi. ठीक है, ये रिलेशनशिप है. तो सबसे पहले मुझे अल्टीमेट स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज गिवन इन टेबल A-20, और वहां अगर आप देखें तो SUT इज 90 किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच. ठीक है जी. सो गिवन के SUT is 90 which is less than 200 kpsi, so my S prime E would be equal to 45 kpsi, half of SUT. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा. सेकंड पार्ट इज फाइंड S prime F. ठीक है, आपको पता है SF is equal to AN रेज टू द पावर B होता है. आप A की वैल्यू फाइंड करें, B की वैल्यू फाइंड करें, N को 10 रेज पावर 4 के इक्वल पुट करें, तो आपके पास ये S प्राइम F की वैल्यू आ जाएगी. जबकि आपको पता है कि A और B की ये वैल्यूज हैं. ठीक है जी. सो 90 kpsi के लिए मुझे यहाँ पे क्या है, SUT 90 है, SE 45 है, F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. F की वैल्यू मैं यहाँ पे जाऊं और 90 पे देखूं तो इट इज अराउंड 0.86. ठीक है, सो F की वैल्यू 0.86 पता लग गई. सो नेचुरली मुझे A और B दोनों की वैल्यूज पता लग जाएंगी. सो आई कैन फाइंड S प्राइम F लाइक दैट. ये देखें, A की वैल्यू क्या थी जी? F SUT स्क्वायर ओवर SE. So F is 0.86, SUT is 90, and S prime E is 45. इसी तरह B की वैल्यू थी -1/3 log F into SUT divided by SE. So again ये वैल्यूज मैंने तीनों पुट कर दी और मेरे पास ये B की वैल्यू आ गई, A की भी वैल्यू आ गई, B की भी वैल्यू आ गई. देन S प्राइम F would be equal to
an raised to the power b. A is 133.1, b is minus 0.0785, n is 10 raised to the power 4. तो s प्राइम की वैल्यू 64.6 किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच आ गई, विच मीन्स कि अगर मैंने पार्ट को 10 रेज़ पावर 4 साइकिल्स तक रन करना है तो मैक्सिमम अल्टरनेटिंग स्ट्रेस जो मैं डाल सकता हूँ इसके ऊपर, दैट इज 64.6 किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। अगली चीज जो वो पूछ रहा है जी वो है कि जब आपके पास सिग्मा ए गिवन है 55 kpsi तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होंगे। ऑब्वियसली ये तो एक चीज तो मुझे नजर आ जाएगी इसके अंदर के नंबर ऑफ साइकिल्स वुड बी ग्रेटर देन 10 रेज़ पावर 4 साइकिल्स, क्योंकि 10 रेज़ पावर 4 साइकिल्स पे मुझे इजाजत मिल रही थी, आई वाज अलाउड टू अप्लाई 64.6 किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच ऑफ अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। अब अगर मेरी स्ट्रेस कम है तो नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे, इसके लिए मैंने फॉर्मूला पुट करना है सिग्मा ए ओवर ए होल रेज टू द पावर 1 ओवर बी। सिग्मा ए इज 55 kpsi, a and b values are given here, 133.1 and minus 0.0785। तो इन वैल्यूज को मैंने पुट किया तो आई विल गेट 7.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 साइकिल्स। ठीक है, ये इसकी लाइफ होगी, एक्सपेक्टेड लाइफ बिफोर फेलियर। तो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस जी? ये हमने स्ट्रेस लाइफ मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व की, इसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी तक मैंने आपसे जो यहाँ पे जिक्र किया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एस ई को एस प्राइम ई लिख रहे हैं, राइट। इसी तरह जहाँ पे हमने एस प्राइम ई को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था, यहाँ पे ये एंड्योरेंस स्ट्रेंथ के ऊपर एक प्राइम का साइन आपको नजर आ रहा है, एस प्राइम ई। ठीक है, और कल भी मैंने बताया था कि द प्राइम मार्क ऑन एस प्राइम ई in this equation refers to the rotating beam specimen itself। कि आपने जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एंड्योरेंस स्ट्रेंथ फाइंड आउट की है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास एक स्पेसिफिक साइज का सैंपल था। योर ओरिजिनल मटेरियल जिसके ऊपर आप फटीग की कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं, दैट मे हैव अ डिफरेंट साइज देन योर लैब स्पेसिमेन। इसी तरह लैब स्पेसिमेन जो है उसके ऊपर बेंडिंग लोड लग रहा था। ठीक है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस तरह का सैंपल होता है। ठीक है, और इसके इस तरफ मोटर लगी होती है जो इसको रोटेट करती है, इस तरफ काउंटर होता है और इसके ऊपर बेंडिंग लोड लगा होता है, बेंडिंग लोड, और वहां से स्ट्रेस कैलकुलेट हो रही होती है एमसी ओवर आई के थ्रू। सो पर बेंडिंग लोड लग रहा है और ये बेंडिंग लोड की वजह से इसकी जो सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, वो मुसलसल टेंशन कंप्रेशन रोटेशन की वजह से टेंशन कंप्रेशन के साइकिल्स में से गुजर रही है। सो इन एक्चुअल लाइफ, मतलब जो रियल लाइफ आपके पास इशू है या प्रॉब्लम है, उसके अंदर मटेरियल के ऊपर हो सकता है बेंडिंग लोड ना लग रहा हो, एक्सियल लोड लग रहा हो, बट दैट मे आल्सो बी साइक्लिक इन नेचर। You may have a torsional load which may be cyclic in nature. So ये जो प्राइम मार्क है ना एस प्राइम ई, ये शो ये कर रहा है कि द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ वैल्यू दैट इज बीइंग गिवन इज अंडर वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस। और वो कंडीशंस ये हैं कि ये जो मेरा सैंपल है इसका एक डायमीटर है जो फिक्स्ड है, उसके ऊपर लोड की टाइप हमेशा वो बेंडिंग लोड है, इसकी जो सरफेस पॉलिशिंग एंड में हुई है, से बना है, इसके आखिर में सरफेस फिनिश जो है वो पॉलिशिंग के थ्रू ही है इन एक्सियल डायरेक्शन। दिस एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड एट रूम टेम्परेचर। दिस एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड इन अ नॉन कोरोसिव एनवायरनमेंट, लैब के अंदर कोई कोरोजन नहीं हो रही। ठीक है, ये सारी चीजें जो है एक स्टैंडर्ड कंडीशन सेट की तरफ जो है इशारा कर रही हैं। और फिर जो मैं उसकी थ्रू इंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकालता हूँ, आई कॉल इट एज एस प्राइम ई,
प्राइम मार्क ये शो कर रहा है कि रोटेटिंग बीम स्पेसिमेन जो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके थ्रू एंड्योरेंस लिमिट इतनी आती है। जो एक्चुअल एंड्योरेंस लिमिट है, जो आपके जो आपका रियल लाइफ का सैंपल है, मटेरियल है जिसको आपने फटीग के लिए टेस्ट करना है, उसकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को हम SE कहेंगे विदाउट प्राइम। ठीक है। सो the point to make is that the actual endurance limit has to be modified from the endurance limit found in the lab. लैब के अंदर आपने S प्राइम E फाइंड आउट की है, बट यू हैव टू मॉडिफाई इट। आपको कुछ करना पड़ेगा, उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। रादर जो एक्चुअल एंड्योरेंस लिमिट है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो लैब वाली एंड्योरेंस लिमिट है उसको किसी चीज के साथ, जो मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपके पास ये एक्चुअल एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है। अब लैब और एक्चुअल लाइफ के अंदर जो स्पेसिमेन है उनके दरमियान डिफरेंसेस किन किन चीज़ों के हो सकते हैं? देयर कैन बी अ डिफरेंस इन मटेरियल कंपोजिशन, बेसिस ऑफ फेलियर, वेरिएबिलिटी एटसेट्रा। देयर कैन बी अ डिफरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, आपका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट हो सकता है। मे बी आपका स्टील वही हो, मटेरियल वही हो, लेकिन जो सैंपल S प्राइम E निकालने के लिए बना था दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय मशीनिंग, आपका पार्ट हो सकता है कास्टिंग से बना हो। दोनों की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ में काफ़ी डिफरेंस होगा। इसी तरह हीट ट्रीटमेंट, अगर आपका स्टील जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, एनील्ड है, क्वेंच्ड है, तीनों केसेस के अंदर आपकी जो एंड पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज निकलेंगी, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बीइंग वन ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दे वुड बी डिफरेंट। ठीक है। फ्रेटिंग, कोरोजन, सरफेस कंडीशन, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, फिर एनवायरमेंटल चेंजेस, कोरोजन, टेम्परेचर, डिज़ाइन, साइज, शेप, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को। ठीक है। तो जो इक्वेशन इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके अकॉर्डिंगली एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को मॉडिफाई करती है, उसको कहते हैं जी मेरीन इक्वेशन। ठीक है, मेरीन इक्वेशन। एंड इट इज रिटन एज दिस इज द मेरीन इक्वेशन। SE इज इक्वल टू KA KB KC KD KE KF इंटू S प्राइम E। अब इनमें से हर K जो है ये किसी एक फैक्टर को डिनोट कर रहा है, किसी एक फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। KA इज सरफेस कंडीशन मॉडिफिकेशन फैक्टर, हर एक को हम डिस्कस करेंगे अभी, बट KA इज सरफेस कंडीशन मॉडिफिकेशन फैक्टर। यानी आपका जो मटेरियल है, जो लैब के अंदर जिस पे आपने टेस्ट किया है, उन दोनों की आपस में सरफेस कंडीशन में डिफरेंस हो सकता है। जो फिनिशिंग की थी आखिर में वो डिफरेंट हो सकती है। अगर डिफरेंट होगी तो फिर आपको सरफेस कंडीशन मॉडिफिकेशन फैक्टर निकाल के एंड्योरेंस स्ट्रेंथ S प्राइम E को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखें S प्राइम E जो है वो हम SUT से निकालते हैं। ठीक है। इसी तरह के भी साइज मॉडिफिकेशन फैक्टर, आपके मटेरियल का जो डायमीटर है और लैब स्पेसिमेन का जो डायमीटर है वो दे कैन बी डिफरेंट और द शेप कैन बी डिफरेंट। तो उस केस में आप साइज मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे S प्राइम E को। ठीक है, ये साइज मॉडिफिकेशन। इसी तरह लोड मॉडिफिकेशन फैक्टर, आपका जो लैब का स्पेसिमेन है दैट इज अंडरगोइंग बेंडिंग मोमेंट ओनली एज एन एक्सटर्नल लोड, जबकि एक्चुअल में आपके पास एक्सियल लोड भी हो सकता है, बेंडिंग भी हो सकता है, टॉर्शनल लोड भी हो सकता है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन या इनमें से किसी दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इन दैट केस विल मल्टीप्लाई इट विद अ लोड मॉडिफिकेशन फैक्टर। आपका एक्सपेरिमेंट जो होता है लैब के अंदर वो रूम टेम्परेचर पे होता है। आपका जो मटेरियल जिसकी आपने फटीग निकालनी है दैट मे बी एम्प्लॉयड इन हायर और लोअर टेम्परेचर्स। इन दैट केस यू विल मल्टीप्लाई इट विद द टेम्परेचर मॉडिफिकेशन फैक्टर। ठीक है। इसी तरह रिलायबिलिटी फैक्टर है। ठीक है। आपको जितनी ज्यादा रिलायबिलिटी चाहेंगे उतना कंजर्वेटिव एस्टिमेट आपको एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का लगाना होगा। सो रिलायबिलिटी फैक्टर।
इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर होते हैं जिसका, जैसे एनवायरनमेंट की हमने बात की, करोसिव एनवायरनमेंट में काम तो नहीं कर रहा, इस तरह के और भी रेजिडुअल स्ट्रेसेस तो नहीं है मटेरियल के अंदर। ये सारी चीजें जो है ये मिसलेनियस इफेक्ट मॉडिफिकेशन फैक्टर के अंदर आती हैं। जब इन सारे आप या जितनी कंडीशंस गिवन है उससे रिलेटेड जितने भी मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई आप करते हैं इस प्राइम ई को, तो देन यू गेट एन एक्चुअल वैल्यू ऑफ एस ई। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एस ई माइट बी कंसिडरेबली लोअर देन द एज दिस एस प्राइम ई, जो रोटेटिंग बीम स्पेसिमेन की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है उससे काफी कम हो सकती है। ठीक है, पहला देखते हैं जी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, जहां भी किसी को कोई क्वेश्चन हो अपना माइक खोल के मुझे बता सकते हैं, हम उधर ही उस क्वेश्चन को एड्रेस करके फिर आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चंस? ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर इज द सरफेस फैक्टर के ए। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, सरफेस ऑफ रोटेटिंग बीम स्पेसिमेन इज पॉलिश्ड with a final polishing in the axial direction to smooth out any circumferential scratches। ठीक है, तो आपका जो है वो पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड सरफेस है लैब स्पेसिमेन की, जो रोटेटिंग बीम स्पेसिमेन है, और इसकी डायरेक्शन एक्सियल डायरेक्शन में पॉलिशिंग हुई है। दिस ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस कि किस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में नॉर्मली पॉलिशिंग हुई हो उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज अच्छी आती है। अच्छा, अब जो है अगर आपके पास किसी और तरीके से सरफेस जो है फिनिश की गई है, मसलन ग्राइंडिंग की गई है, ठीक है, सॉरी, ग्राइंडिंग के थ्रू, इफ द सरफेस इज ग्राउंड, if the surface is machined or cold drawn, if the surface is hot rolled, or if the surface is left after forging, इस पे कुछ भी नहीं करते आप, तो फिर क्या होगा? फिर आपका सरफेस मॉडिफिकेशन फैक्टर के ए जो है वो इफेक्ट में आ जाएगा। नाउ द फॉर्मूला फॉर के ए इज ए एस यू टी रेज टू द पावर बी। Again, please note that we are trying to base all of our quantities on ultimate strength, which is very easy to find. Okay, Ka is equal to A into SUT raised to the power B. This is an empirical formula जो कि एक्सपेरिमेंट से बनाया गया। इसके अंदर A और B जो है ये डिपेंड करेंगे कि किस किस्म की फिनिश है। अगर तो आपकी फिनिश ग्राइंडिंग के थ्रू हुई है, मटेरियल ग्राइंडिंग के थ्रू फिनिश किया गया है, तो फिर ए की ये वैल्यूज गिवन है। अगर तो आप यूएस कस्टमरी यूनिट्स में तो 1.34 किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, और अगर आप एसआई यूनिट्स में तो 1.58 मेगा पास्कल्स, और बी यूनिट लेस है तो उसकी ए की वैल्यू है -0.085। अगर आपका मटेरियल हॉट रोल्ड है तो आपका ए 14.4 kps है या 57.7 मेगा पास्कल्स होगा, इधर वन ऑफ दीज, और B की वैल्यू -0.718 होगी। इस तरह से इन A और B की वैल्यूज को यूज करना है आपने इस फॉर्मूला के अंदर। SUT आपको टेबल A20 से निकल आता है, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ KA विच इज द सरफेस फैक्टर या सरफेस मॉडिफाइंग फैक्टर। अब देखें ये एक एग्जाम्पल सी समझ लें। अच्छा, सॉरी, सो देखें आपका 520 मेगा पास्कल अल्टीमेट स्ट्रेंथ है एक मटेरियल की, स्टील है, उसकी SUT 520 मेगा पास्कल्स है। इट हैज अ मशीन्ड सरफेस, सो वी आर हियर इन नंबर 2, estimate KA। So first of all you are working with SI units, so A would be equal to 4.51 megapascals, and B would be equal to -0.265. Then you put these values here, SUT की given है और A और B की आपने find कर लिया है,
So this Ka would be 4.51 into 520 raised to the power minus 0.265, which is 0.86. So you can see, अगर मेरे पास कोई और फैक्टर ना हो, बाकी सारे फैक्टर्स एग्जैक्टली सेम हो जो कि रोटेटिंग बीम टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर है, सिर्फ सरफेस फिनिश पॉलिशिंग की बजाय मशीनिंग के थ्रू सरफेस फिनिश को अचीव किया गया है, तो इन दैट केस माई SE वुड बी व्हाट, KA इंटू S प्राइम ई, बाकी सारे खत्म हो गए फैक्टर्स। तो KA बीइंग 0.86 मींस कि SE की वैल्यू 86% ऑफ द वैल्यू ऑफ S प्राइम ई होगी, यानी ये अपनी स्ट्रेंथ का 14% सिर्फ लूज कर देगी सरफेस फिनिश की वजह से, 14% कम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगला जो फैक्टर है दैट इज साइज फैक्टर KB। अब जैसे हमने बताया कि आपका जो स्टैंडर्ड सैंपल है रोटेटिंग बीम टेस्ट स्पेसिमेन का, ठीक है, दैट हैज मे बी डायमीटर एट मिडल ऑफ अराउंड 3 इंचेस, ठीक है। आपका जो रियल लाइफ का मटेरियल है उसका डायमीटर हो सकता है 3 इंच से बड़ा हो सकता है कम हो। इसी तरह जो आपका रोटेटिंग बीम स्पेसिमेन है दैट इज अंडरगोइंग बेंडिंग लोड बाय वाया रोटेशन, रोटेशन की वजह से वो बेंडिंग लोड में। व्हाट इफ योर एक्चुअल स्पेसिमेन इज नॉट रोटेटिंग, ठीक है, फटीग ऐसे भी बहुत से मटेरियल्स के ऊपर अकर कर सकती है जो कि रोटेट नहीं कर रहे होते, या वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ही ना हो बल्कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का हो आपका एक्चुअल जो सैंपल है, एक्चुअल जो मटेरियल है। सो इन सारे केसेस के अंदर आप साइज मॉडिफिकेशन फैक्टर KB यूज करते हैं, ठीक है। KB का ये फॉर्मूला, आपका जो भी डायमीटर है वो आपने देख लेना है कि अगर तो 0.11 और 2 इंचेस के दरमियान आता है, आपके एक्चुअल मटेरियल का डायमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो अगर 0.11 और 2 इंचेस के दरमियान आता है तो फिर यू कैन यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड वैल्यू ऑफ KB, ठीक है। D की वैल्यू इधर पुट कर दें जो भी आपका डायमीटर है, और ये आपके, अगर 2 से 10 इंचेस के दरमियान है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी तरह अगर ऐसा यूनिट्स में तो मिलीमीटर्स में D की दोनों ब्रैकेट्स दी हुई हैं जिसमें आप ये और ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तो हो गया उस केस के लिए जब आपका मटेरियल जो है उसका सिर्फ डायमीटर डिफरेंट है, वैसे राउंड ही शेप है और रोटेट ही कर रहा है। एक चीज जो याद रखने की है वो ये कि फॉर एक्सियल लोडिंग, जब आपकी लोडिंग सैंपल पे एक्सियल डायरेक्शन में होती है, देन देयर इज नो साइज इफेक्ट। नो इफेक्ट का मतलब है 1 के इक्वल वैल्यू होगी क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी इक्वेशन के अंदर। सो नो इफेक्ट मींस के KB की वैल्यू 1। सो फॉर एक्सियल लोडिंग ओनली, जब सिर्फ एक्सियल लोड लग रहा है तो उस वक्त KB की वैल्यू 1 लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है, बेंडिंग या टॉर्शन लोड लग रहा है, फिर KB की वैल्यू इन इक्वेशंस में से आती है, प्रोवाइडेड कि मटेरियल राउंड इन शेप है और रोटेट कर रहा है, ठीक है जी। तो अच्छा, अब what happens if the material is not round or if it is not rotating? तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस केस में एक इफेक्टिव डायमीटर फाइंड आउट करते हैं, इफेक्टिव डायमेंशन DE फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस DE को फाइंड आउट करते हैं और फिर इस D की जगह उसको पुट कर देते हैं इन्हीं फॉर्मूलाज के अंदर, DE की जगह, ठीक है। वो कैसे जी, वो ऐसे कि आप बेसिकली 90 जो आपके पास ये एक राउंड शेफ्ट है, एक ये राउंड शेफ्ट है, दिस इज रोटेटिंग एंड दिस इज नॉट रोटेटिंग। तो वो जो रोटेटिंग वाली है उसका तो हमें पता है ना कि ये वाले फॉर्मूलाज लगते हैं उसमें, D के जो भी डायमीटर गिवन हो उस पे ये फॉर्मूलाज लगते हैं।
अब इसका भी डायमीटर उतना ही है, ठीक है, लेकिन हमने इसका एक इफेक्टिव डायमेंशन DE फाइंड आउट करनी है नॉन रोटेटिंग केस में, जो कि इस फॉर्मूले में हम इन डीज की जगह यूज कर सके। तो उसका वो कहता है जी कि आप क्या करते हैं कि you can equate the volume of material stressed at and above 95% of the maximum stress to the same volume in the rotating beam specimen। आप देखें कि जो रोटेटिंग बीम स्पेसिमेन है उसके अंदर 95% स्ट्रेस किधर लग रही होगी, वो एजेस पे लग रही होगी इधर। ये जो मैंने ग्रीन एरिया शेड कर दिया है, इस पे मैक्सिमम स्ट्रेस लग रही होगी। तो आपने इतना एरिया ले लेना है जिसके ऊपर 95% स्ट्रेस लग रही हो, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है, बट आई एम इक्वेटिंग एरियाज, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम अगर कंसिडर की जाए तो लेंथ कैंसिल हो जाएगी। ये जो नॉन रोटेटिंग स्पेसिमेन है इसके ऊपर मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो ये रोटेट नहीं हो रहा, सो मैक्सिमम स्ट्रेस इन रीजन्स पे लग रही होगी, क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा। अगर आपका बेंडिंग लोड है तो बेंडिंग लोड आपको पता है कि मैक्सिमम टॉप और बॉटम पे होता है। जब वो रोटेट कर रहा है तो ये पूरे सरकमफ्रेंस पे इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर रोटेट नहीं कर रहा तो सिर्फ टॉप और बॉटम के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम लोड रहेगा। तो इस केस में जो 95% स्ट्रेस जिस एरिया पे पड़ रही है और इसके अंदर 95% स्ट्रेस जिस एरिया पे पड़ रही है, उनको इक्वेट करके आप DE निकाल सकते हैं। ये इस लाइन का मतलब है। यू कैन इक्वेट द वॉल्यूम, या वॉल्यूम की जगह आप एरिया भी कर सकते हैं क्योंकि लेंथ सेम है, of material stressed at and above 95% of the maximum stress to the same volume या area in the rotating beam specimen, ठीक है। सो रोटेटिंग राउंड सेक्शन के लिए 95% स्ट्रेस स्टेट एक रिंग में लग रही होती है। इस रिंग में, ये जो मैंने ग्रीन बनाया रिंग, इस रिंग में 95% स्ट्रेस लग रही है और उस रिंग का एरिया कितना है, π/4 d square minus 0.95 d square which is equal to 0.0766 d square। नॉन रोटेटिंग जो ये जो सैंपल है इसमें ये दो कॉर्ड्स हैं जिनके ऊपर और नीचे मैक्सिमम स्ट्रेस लग रही है, is twice the area outside of two parallel chords having a spacing of 0.95 d। ठीक है जी, तो आपकी ये जो डिस्टेंस है ये 0.95 d होगा, तो इससे ऊपर और नीचे 95% स्ट्रेस लग रही है, ठीक है। अब उस एरिया, इस एरिया को इस एरिया के साथ कंप्यूट करें, ठीक है, एरिया, तो यानी ये 0.01046 d स्क्वायर को 0.0766 d स्क्वायर, तो आपके पास जो इफेक्टिव डायमीटर या इफेक्टिव डायमेंशन आएगी दैट इज 0.370 d। इसका क्या मतलब है, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक सैंपल दिया जाता है जिसका d 1 इंच है, ठीक है, अगर ये बीम रोटेट हो रहा है तो आपने इसका साइज फैक्टर निकालना है, तो यू कैन पुट दिस d इक्वल टू 1 इंच। अगर ये रोटेट नहीं हो रहा तो आपने DE निकालना है। नाउ यू नो के DE इज 0.370 d, 0.370 into d, so this would be equal to 0.37 इंच, क्योंकि D1 है मैंने लिया हुआ इस एग्जाम्पल के अंदर। तो फिर आप DE को इधर 0.37 इंचेस को इधर पुट करके KB की वैल्यू निकालेंगे। दिस इज व्हाट आई मीन, ठीक है। सो दिस रिलेशनशिप इज फॉर नॉन रोटेटिंग सर्कुलर शाफ्ट या सर्कुलर बीम। अगर आपकी रेक्टेंगुलर बीम हो, H इंटू बी उसका एरिया हो, ठीक है, हाइट इंटू ब्रेड्थ, तो फिर आपका जो 0.95 एरियाज जो स्ट्रेस के अंदर हैं उनको इक्वेट करके जो DE निकलेगा दैट वुड बी 0.808 HB होल रेज़्ड पावर 1/2। दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर शेप्ड बीम्स। तो ये DE की वैल्यू आप इसी फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे।
पता है कि अगर राउंड शेप ना हो, कोई और शेप हो, तो नॉर्मली वो बीम रोटेट भी नहीं कर रहा होता। रोटेट करने वाले सारे बीम्स जो है मैक्सिमम उनकी शेप राउंड होती है। सो दीज वुड नॉट बी रोटेटिंग। तो ये आपके पास टेबल है, टेबल 6.3। इसके अंदर दिए हुए हैं ये सारे फॉर्मूलाज जो आपको चाहिए होंगे। ये नॉन रोटेटिंग बीम के लिए डीई की वैल्यू 0.37 डी है। रेक्टेंगुलर के लिए डीई की वैल्यू 0.808 अंडर रूट एच बी है। ठीक है, ये जो शेप है, इस शेप के लिए, ये जो शेप है, इस शेप का बीम हो तो इन शेप्स के लिए बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। ठीक, इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल किधर है इसकी, है ये। A steel shaft loaded in bending is 32 millimeter in diameter. So steel shaft है, उसका diameter is 32 millimeter. Abutting a fillet shoulder 38 millimeter in diameter. ठीक है। The shaft material has a mean ultimate tensile strength of 690 megapascal. Estimate the marine size factor KB find out करना है। If the shaft is used in rotating mode or non-rotating mode. तो जब 32 मिलीमीटर है तो एक बात तो आपको पता है कि मैंने ये वाला फर्स्ट इक्वेशन ये वाली यूज करनी है। क्यों? क्योंकि मेरा डायमीटर 32 मिलीमीटर है। अगर तो रोटेटिंग में है तो आप इधर सिंपली डी की जगह 32 पुट कर दें, डी की जगह, तो आपका के बी आ जाएगा। और अगर नॉन रोटेटिंग में है, नॉन रोटेटिंग में आप इस फॉर्मूला के जरिए पहले डीई फाइंड आउट करेंगे और उस डीई को इस इक्वेशन में यहां पे पुट कर देंगे डी की जगह, फिर आपके पास दोबारा के बी निकल आएगा। तो देखें यही उसने किया है। के बी इज इक्वल टू डी ओवर 7.62 रेज पावर माइनस 0.107। डी की जगह 32 मिलीमीटर पुट किया तो 0.858 आ गया के बी। बी पार्ट में नॉन रोटेटिंग मोड के लिए तो डी ई जो है वो 0.73 डी के इक्वल है, विच इज 11.84 मिलीमीटर। सो दिस के बी बिकम्स 0.954 इन दिस केस। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? Okay, we'll take a